अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। हमने प्रीवियस लेक्चर में मेजरिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, लेकिन मेथड ऑफ मिक्सचर्स की मदद से। तो आज हम उसी ही टॉपिक को हम एक और डिफरेंट मेथड से पढ़ेंगे। यानी अगर हमने हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है सॉलिड की या किसी लिक्विड की, तो उसको मेजर करने का एक और मेथड भी होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मेथड। हीटिंग मेथड है इलेक्ट्रिकली। अब प्रोसेस इसमें सिर्फ चेंज इतनी है कि पहले वाला जो मेथड ऑफ मिक्सचर्स था उसके अंदर हमने एक सॉलिड मटेरियल के ब्लॉक को हमने हीट अप पहले किया था और उसको इमर्ज कर दिया था, यानी उसको हमने पानी के अंदर रख दिया था। और फिर उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर हुई थी, तो उस हीट को यूज करते हुए हमने कैलकुलेशंस की थी और फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आज का जो मेथड है कि हम बजाय इसके कि उस सॉलिड मटेरियल को हम गर्म करें किसी और सोर्स से, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी से, जैसे बर्नर की एग्जांपल थी, या गर्म पानी बॉइलिंग पानी के अंदर डाल के, तो अब हम उस से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। अब वो मेथड इस तरह से है कि जिस तरह से नॉर्मली हम अपने घरों के अंदर हीटर्स का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर हीटर का, तो वो हीटर का फंक्शन बेसिकली यही होता है कि वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ओवरऑल वो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है 100%, यानी फुली कंप्लीटली। और नॉर्मली हम पानी को गर्म करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे घरों में यूज होता है। प्रैक्टिकली इसको हम ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। अगर किसी भी एक बड़े बर्तन के अंदर पानी हो और हम उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल हीटर प्लेस करें, तो वो थोड़े टाइम के बाद, 10-15 मिनट के बाद, वो गर्म हो जाता है। तो वो मैकेनिज्म क्या है, तो उस मैकेनिज्म को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसी को यूज करते हुए हम सीखेंगे कि हम किसी सॉलिड मटेरियल की या लिक्विड की हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट मालूम करना चाहें, तो फिर उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लॉजिक और फॉर्मूला। तो उसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट, कि व्हाट शुड बी दी learning outcome, कि after completing the lecture we will be able to understand the complete process, यानी मुकम्मल प्रोसेस को हम समझने के काबिल हो जाएंगे कि हीट की ये जो कन्वर्जन हो रही है ये किस तरह से हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी, फिर उसके बाद सॉलिड के अंदर और लिक्विड के अंदर इसकी कन्वर्जन कैसे हो रही होती है। इसको हमने डिस्क्राइब करना है, डिटेल में पढ़ना है। और फिर इसके बाद हमने ऑपरेटर्स, यानी इस पर्पस क्या है, जैसा कि हमने पहले वाले मेथड में भी पढ़ा था कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऑपरेटर्स यूज होगा। तो वो ऑपरेटर्स क्या है और उसको हम किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे इस डेरिवेशन ऑफ फार्मूला के लिए या इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए। तो हमने बेसिकली इक्विपमेंट को समझना है इस पर्पस के लिए। सॉलिड और लिक्विड के सेटअप को समझना है कि हम सेटअप किस तरह से रखेंगे ताकि हम बहुत आसानी से कैलकुलेशंस कर सके, रिक्वायर्ड फार्मूला डिराइव कर सके। फिर उसके बाद हमें इस पूरे प्रोसेस को मास्टर करना है, यानी इस प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और इसके अंदर क्या प्रिकॉशंस, यानी एहतियातें हमने क्या क्या करनी होती हैं, और उन एहतियात की मदद से हम एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली हमारा इसमें मकसद ये होता है। और फाइनली डेरिवेशन ऑफ फार्मूला है कि हम फार्मूला को अप्लाई करते हुए कैसे हीट कैपेसिटी किसी भी सॉलिड मटेरियल के लिए या लिक्विड के लिए यूज करते हैं। तो अब इसमें एक फार्मूला यहाँ पर लिखा है, इसको मैं नेक्स्ट जब हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम डायरेक्टली आते हैं हमारे ऑपरेटर्स पे, और समझेंगे पहले हम ऑपरेटर सेटअप को समझेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली पुराने वाला कॉन्सेप्ट है कि हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिस विल बी
अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इसमें हमने यहाँ पढ़ रखा है और डिफाइन कर रखा है। तो हीट एनर्जी बेसिकली जो हमें मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी फुली और कंप्लीटली इन हीट एनर्जी। तो अब ये कैसे होगा, ये हम अभी हम समझेंगे नेक्स्ट जाके। तो फाइनली फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी सप्लाइड विल बी इक्वल टू दी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो जितनी एनर्जी सप्लाई होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद हीट में सप्लाई होगी, उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे मटेरियल्स। तो दिस इज अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और बाकी सेटअप के अंदर हम ये सारी चीज़ें समझते हैं कि किस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं अपरेटस को, और फिर हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या फाइनल फार्मूला हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले आपने गौर से समझ लेना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें अब इस लिहाज से नहीं है कि इससे पहले हम बहुत अच्छे तरीके से मेथड ऑफ मिक्सचर्स के अंदर हम इस प्रोसेस को समझ चुके हैं। तो आपने गौर से देखना है कि ये आपको जो अपरेटस नज़र आ रहा है इसमें ये साइड पे वो सॉलिड ब्लॉक है जिसका हमने जिस मटेरियल का की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है या फाइंड आउट करनी है, ये उस मटेरियल का ब्लॉक है। लेट्स सपोज के एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसकी हम हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस पर्पस के लिए ये तो था फर्स्ट, दैट इज दिस सॉलिड ब्लॉक। और इसके अंदर दो होल्स होने चाहिए यानी स्पेसेस होनी चाहिए जहां पर हम इलेक्ट्रिकल हीटर को प्लेस कर सकें, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। और डेफिनेटली जब टेम्परेचर राइज होगा, चेंजेस आएंगी, तो टेम्परेचर को चेंज करने के लिए भी हमें एक ऑपरेटर चाहिए। तो दैट इज दी थर्मोमीटर। और थर्मोमीटर भी हम समझ चुके हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी चेंजेस जो हो रही होती हैं। और नेक्स्ट उसके बाद कि हीटिंग सोर्स क्या है। अगर आपको याद हो, हमने जो प्रीवियस वाला टॉपिक था मेथड ऑफ मिक्सचर, उसमें कहा था कि यहाँ पर हम एक सॉलिड मटेरियल प्लेस कर देते हैं ब्लॉक, उसको गर्म करने के बाद, हीट अप करने के बाद, तो वो हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहती है वाटर के अंदर या मटेरियल के अंदर। तो जिससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन, और फिर हम कैलकुलेशंस करके एक फार्मूला डिराइव किया था हमने मेथड ऑफ मिक्सचर्स की मदद से। तो यहाँ पर जो हीट सोर्स है वो ब्लॉक नहीं है। वो बेसिकली हमारा यहाँ पर एक सेटअप नज़र आ रहा है आपको, एक सर्किट नज़र आ रहा है। तो दिस इज दी बैटरी। बैटरी का फंक्शन है कि ये करंट प्रोवाइड करती है, इसकी मदद से करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स के अंदर। और करंट की मेजरमेंट के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते होते हैं दैट इज कॉल्ड एम मीटर। ए स्टैंड्स फॉर एम मीटर। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू measure the quantity of current passing through a circuit or amount of current passing through a conductor। और यहाँ पर आपको दूसरा V नजर आ रहा है, V स्टैंड्स फॉर वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है। अब वोल्ट मीटर इसलिए क्योंकि हम देखेंगे फॉर्मूला जो हम फाइनल अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन ऑफ हीट के लिए, उसमें एम मीटर, वोल्ट मीटर और टाइम इन्वॉल्व होगा। तो जो तीसरा हमारा नेक्स्ट वाला अपरेटस इसमें हम यूज करते हैं वो एक स्टॉप वॉच भी होगी। और स्टॉप वॉच टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इस नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम जाके इसको डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्योंकि हीट ये सॉलिड ब्लॉक के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, तभी उसकी मेजरमेंट ठीक हो सकेगी, एक्यूरेसी आएगी। तो उसके लिए फिर इसको इंसुलेट कर दिया जाता है, यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्राउन में, ये कोई मटेरियल होता है जो इंसुलेशन फॉर्म के अंदर हो। इसमें कॉटन हो सकता है, कॉटन वूल हो सकता है, या कोई और मटेरियल जो कि हीट इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है, यानी हीट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करता। तो ताकि जो हीट है जनरेट हुई है वो अंदर ही रहे और यहाँ से सिस्टम से इजेक्ट या रिजेक्ट या रिलीज ना हो सके, ताकि कैलकुलेशन के अंदर एक्यूरेसी हो और हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आए। तो
इसके अलावा हम ये करते हैं कि ये आपको थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इस स्मॉल होल के अंदर, जिसके अंदर हमने थर्मोमीटर को प्लेस किया हुआ है। तो इसकी रीज़न ये होती है, वजह ये होती है कि जब हम इस थर्मोमीटर को सोल के अंदर प्लेस करेंगे तो ये 100% फिट नहीं आएगा। यानी इसका बाज़ जगह से कांटेक्ट लूज होंगे, इस होल के साथ हो सकते हैं। यानी कहाँ से, कहीं से इन कांटेक्ट हो और कहीं से इन कांटेक्ट ना हो। तो फिर ऑयल ड्रॉप इसके अक्रॉस हम डाल देते हैं इस स्मॉल होल के अंदर। तो एक लेयर बना लेते हैं और वो जो एयर या गैप्स बच रहे होते हैं उसको कम्प्लीटली फिल कर देते हैं उस सिलेंडर के अंदर और इस थर्मोमीटर के अंदर। तो वो कांटेक्ट 100% ऑलमोस्ट हो जाता है, यानी मैक्सिमम कांटेक्ट हो जाता है। और हीट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाती है, जिसकी मदद से हम टेम्परेचर के अंदर चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑयल ड्रॉप्स का फंक्शन और मकसद ये है कि ये हीट की जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, उसको बेहतर बनाए, उसको मैक्सिमाइज करे। तो इसका फंक्शन ये होगा। तो ये बेसिकली है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑपरेटर सेटअप है कि हम इस एपरेटस के अंदर किस तरह से यूज कर रहे होते हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे, यानी पूरे प्रोसेस पे, प्रोसीजर पे। इसको अपने जहन में रखना है इस पूरे ऑपरेटर्स को। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम इस फंक्शन को कैसे या इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। तो फर्स्ट वन जो है हमारा स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सिंपली जो है वो सबसे पहले कैलकुलेशंस करेंगे, यानी मैस कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ द सॉलिड ब्लॉक। और हीटर को इंसर्ट करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, थर्मोमीटर को इंसर्ट करेंगे, ड्रॉप जो ऑयल है उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स डालेंगे थर्मोमीटर के सराउंडिंग में, ताकि वो उसकी जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल मैक्सिमाइज हो सके और कोई गैप ना बचे, और हीट की ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो भी मैक्सिमाइज हो, यानी उसके अंदर कोई गैप्स ना हो, ताकि हीट को रिकवर्ड बने ट्रांसफर होने के लिए। तो उसके लिए हम जो है ऑयल यूज करते हैं। और फाइनली इस प्रिपेयर करने में, इस सेटअप को कंप्लीट करने में, जो मैंने लास्ट आपको बताया था, इंसुलेशन रैप करते हैं अराउंड दिस सिलेंडर। सिलेंडर जिसका मटेरियल का हमने की स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है। और ये इंसुलेशंस मैंने अभी आपको बताया था कि हम कॉटन या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि हीट को पास करने के लिए अलाउ नहीं करता, उसको हम हीट इंसुलेटर कहते हैं, वो प्लेस कर देते हैं उसके एंड पे, उसकी साइडों पे। और इस तरह से हीट जो है वो उस ब्लॉक से बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर या रूम के अंदर इजेक्ट या रिजेक्ट नहीं होती। और मैक्सिमम हीट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस प्रोसेस में वो हम देख लेते, समझ लेते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपने स्विच ऑफ करना है उससे पहले आपने स्टार्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करना है सॉलिड मटेरियल का बाय यूजिंग द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की यानी इनिशियल टेम्परेचर आपने कैलकुलेट किया, उसकी जो रीडिंग है वो T1 के इक्वल आ गई। फिर आपने सर्किट को स्विच ऑन किया और साथ में ही आपने टाइमर जो है, आपकी स्टॉप वॉच है, उसको भी आपने जो है वो स्विच ऑन कर देना है, ताकि एक ख़ास टाइम के लिए हम कैलकुलेशन कर सकें। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। हीटर के अंदर से जैसे ही करंट पास करता है तो करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है, जिससे वो हीटर गर्म होना शुरू हो जाता है, हीटअप होना शुरू हो जाता है। और उस हीटर की जो हीट है वो असल में उस ब्लॉक को ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, जिसका हमने जिसकी है स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करना है। तो साथ ही हमने टाइम नोट करना है, साथ ही हमने वोल्टेज को नोट करना है, और साथ ही हमने करंट को नोट करना है। क्योंकि हीट एनर्जी जो सप्लाई हो रही है उसमें ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला में। उसके इस तीनों के यानी करंट, वोल्टेज और टाइम के बगैर उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद फर्ज करें कि आपने 10 मिनट तक के लिए इसको हीट अप किया, 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए।
कोई भी स्पेसिफिक टाइम हो सकता है। तो जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होता है, तो वहां पर आपने उस स्टॉप वॉच को स्टॉप कर लिया और टाइम नोट कर लिया। टाइम नोट करने के बाद आपने टेम्परेचर को फौरी तौर पर नोट नहीं करना। आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो कुछ टाइम ज़्यादा तक भी चलता रहता है अपनी मैक्सिमम और पीक वैल्यू गेन करने के लिए। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को नोट करना है। और ये जो हाईएस्ट वैल्यू है यानी T2 है, दिस विल बी दी फाइनल वैल्यू, जिसको हम पिछले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। हमने TF से इसको डिनोट करते हैं। लेट्स कि T2 जो है वो एक्चुअली हमारा फाइनल टेम्परेचर है। और जो T1 यानी स्विच ऑन करने से पहले हमने टेम्परेचर नोट किया था वो था T1। और दैट इज दी टी इनिशियल यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। और जब हम इसकी चेंज कैलकुलेट करेंगे यानी T2 माइनस T1, दैट विल बी इक्वल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये हम लास्ट फॉर्मूले में या लास्ट टॉपिक के अंदर भी इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये है बेसिकली केयरफुली ऑब्जर्व करने हैं आपने, ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। और जब आपने सारी रीडिंग्स को नोट डाउन कर लिया, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा कि अगर रिकॉर्ड कर लिए आपने सारी की सारी वैल्यूज, तो फिर बहुत आसानी है हमारे लिए कैलकुलेशंस की या फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इस प्रोसेस में सप्लाई हुई, उसका जो फॉर्मूला है बेसिकली, वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू VIT। अब ये डिटेल तो आएंगी, हमारा एक चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट आएगा बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इस सारे प्रोसेस को और मैकेनिज्म को, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को, फॉर्मूले के यूज को। तो जर्नल फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि जो जर्नल फॉर्म में हम कहते हैं कि जो पावर है जो हम पढ़ के आए हुए हैं नाइन्थ क्लास में, दैट इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड। एनर्जी या वर्क डन भी कहते हैं, वर्क डन क्योंकि एनर्जी के इक्वल होता है, ये भी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर पढ़ के आए हुए हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। तो बाय रीअरेंजिंग दिस रिजल्ट, अगर हम इसको रीअरेंज करें, तो E विल बिकम इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय T। अब P पावर है और T टाइम है। अब जो P का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो उसमें इसका जो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट है, दैट इज इक्वल टू द पावर। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा VIT, where V is the voltage, I is current passing through the हीटर और कंडक्टर, T is the time, जितने टाइम के लिए करंट पास करता है। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्लॉक होगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, यानी डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। M इसमें मैस है, मैस ऑफ द ब्लॉक है, और सी हीट कैपेसिटी है, T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस है, एंड डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है। तो देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट सप्लाइड बाय द सोर्स और द इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी, अब ये है इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी थी जो कि हमारे सोर्स के तौर पर एक्ट कर रही है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लॉक, यानी ये जो हमने पढ़ा है। तो ये दोनों हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लॉक, इन दोनों के फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों को हम इक्वलाइज कर लेंगे। इक्वलाइज करके सी के लिए रीअरेंज करेंगे, यानी सी को हम इधर रहने दें, ये वैल्यू भी इधर आके डिवाइड हो जाएगी और T2 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा VIT डिवाइड बाई M इंटू T2 माइनस T1। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है कि अगर हमने लिक्विड का की स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट करना है, तो अब सेम मेथड होगा। अब बाकी क्योंकि हम सारी लॉजिक पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको समझने में आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि अगर हम इस इलेक्ट्रिकल हीटर को यूज ना करते, यहाँ पर एक ब्लॉक को प्लेस कर देते, उस ब्लॉक को जो कि हमने पहले पढ़ा था,
अगर ये हीट सोर्स के तौर पर एक्ट करता तो बाकी मैकेनिज्म सारे का सारा हम समझ चुके हैं। लेकिन अभी क्योंकि इसमें जो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल हीटर है। अब इलेक्ट्रिकल हीटर अगर सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे। तो बेसिकली अब जो ऑपरेटर है, दिस सेटअप इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। और सबसे हम पहले ये करेंगे कि दोनों का मैसेज यानी मैस ऑफ कैलोरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। मैस ऑफ वाटर इसके अंदर जो हमने पोर किया है, जो इसके अंदर हमने डाला है, उसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे। तो या टोटल मैस माइनस मैस ऑफ द कैलोरीमीटर करेंगे तो वो वाटर का मैस आ जाएगा। तो ये थी हाँ मैस की कैलकुलेशन। और इसके बाद हम पढ़ चुके हैं स्टेयर से हम जो है वो जब एक खास हद तक गर्म होता है तो उसको हम साथ साथ पानी को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहते हैं, स्टेयर करते रहते हैं, ताकि हीट इक्वली एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जैसे भी आप इस सेटअप में भी ये बैटरी है, एम मीटर है और वोल्ट मीटर है, जिसको हम तफसील से डिस्क्राइब कर चुके हैं प्रीवियस वाले टॉपिक के अंदर। तो ये मेजरिंग टूल्स हैं, ये apparatus यूज फॉर द पर्पज है। तो होगा क्या कि सिंपली जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, हम वोल्टेज की वैल्यू को नोट कर लेंगे, करंट की वैल्यू को नोट कर लेंगे, और साथ में स्टॉप वॉच को हम स्विच ऑन कर देंगे और टाइम को कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो खास टाइम के लिए फर्ज करेंगे 10 मिनट के लिए आपने इसको ऑन किया, तो जैसे जैसे करंट पास करता है उसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये हीटर हीट जनरेट करता है और ये हीट वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है हर तरफ में। और हो सकता है कि थोड़ी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी एक जैसा हीट डिस्ट्रीब्यूट ना हो रही हो। तो फिर उस पर्पस के लिए हम इस टेर की मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहते हैं, ताकि आसानी से हीट जो है वो हर तरफ एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अनइवन ना हो, कम ज़्यादा ना हो। तो थर्मोमीटर की मदद से हम इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी स्विच ऑन करने से पहले का टेम्परेचर और स्विच ऑन करने के बाद का टेम्परेचर। अब बेसिकली ये तो सारी मेजरमेंट टूल जो हमने इस्तेमाल किए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो बाकी गौर से यहाँ से देखिए जिसको हम अप्लाई करेंगे कि ये अगेन हम थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, जो हमने मेथड ऑफ मिक्सर्स पढ़ा था उसमें भी अप्लाई किया था। यहाँ जो हीट सप्लाई हो रही है या हीट अप्लाई हो रही है वो तो सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हमें हीट एनर्जी मिल रही है। तो अब ये हीट जब ट्रांसफर होगी तो दो मटेरियल इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वाटर भी इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये जो कैलोरीमीटर है ये भी इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट रिजेक्टेड बाय द या हीट जनरेटेड बाय द हीटर विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर। तो ये दोनों मिल के उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो कि हीटर जनरेट कर रहा है। तो अब हम इस लॉजिक को जहन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे तो उसमें इस लॉजिक के तहत दिस इज द हीट एनर्जी जनरेटेड, ये फॉर्मूला मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ अभी प्रीवियसली 5 मिनट पहले। तो इस चीज़ को हम फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये वाली जो हीट जनरेटेड बाय द हीटर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स, यानी इसका कुछ पोर्शन जो है वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका बाकी वाला पोर्शन जो है वो कैलोरीमीटर इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब दो तरह से हो रही है, यानी दो मटेरियल्स कर रहे हैं हीट को एब्जॉर्ब, ही लिक्विड और कैलोरीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी हीट जनरेटेड will be equal to the heat absorbed by the liquid plus heat absorbed by the calorimeter। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम पढ़ के आए हुए हैं, इसको भी हम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एम मैस है, सी स्पेसिफिक हीट है फॉर द लिक्विड, और दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। बाय रीअरेंजिंग दिस फॉर्मूला, अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं फॉर्मूले की
लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को, तो इसमें T1 माइनस T2 दोनों में कॉमन आ जाएगा M1C1 प्लस M2C2, यानी M1 ml प्लस MCCC। तो ये बेसिकली हमें मिलेगा रिजल्ट T2 माइनस T1। अब इस रिजल्ट को अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं फॉर दी अननोन वैल्यू, जो भी हमारे पास अननोन वैल्यू है, उसके CL के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या सी CC के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस फॉर्मूले के हम रीअरेंज करते हुए हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा इसमें कैलकुलेशंस दोनों ही तरह से, यानी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल मेथड से कैलकुलेशन और सेकेंडली लिक्विड की कैलकुलेशन बाय यूजिंग दी फॉर्मूला। स्पेसिफिक हीट हम दो मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक मेथड ऑफ मिक्सचर से और दूसरा इलेक्ट्रिकल मेथड। वो हमने दोनों को सेपरेटली समझा पहले वाले लेक्चर में। मेथड ऑफ मिक्सचर्स की मदद से कैलकुलेशंस और फॉर्मूला डिराइव किया इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट फॉर द सॉलिड और स्पेसिफिक हीट ऑफ फॉर द वाटर। और सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मेथड से भी अब दोनों में बुनियादी फर्क क्या था कि जो फर्स्ट वन था पहला वाला, उसके अंदर हमने, यानी मेथड ऑफ मिक्सचर के अंदर जो सोर्स यूज किया हीट के लिए वो एक सॉलिड सिलेंडर था जिसको हीट अप किया गया और उसको पानी के अंदर डिप कर दिया गया। जबकि सेकंड केस में हमने यही वाला जो सोर्स चेंज किया है सिर्फ, और वो सोर्स जो इलेक्ट्रिकल हीटर की फॉर्म में था, यानी वो हम एक सर्किट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं जो कि हीट जनरेट करने के लिए हम कंपोनेंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल हीटर। तो अब ये है क्या, ये किस तरह से जनरेट होती है, हीट पैदा करता है, तो ये हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ तक इस चैप्टर तक हमने यही वाली इंफॉर्मेशंस समझनी थी और पढ़नी थी। तो ये था बेसिकली हमारा आज का टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट द specific heat calculation or determination of heat capacity for the liquid or solid by using the electrical method.